नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पेपर सेकंड है उसकी लास्ट यूनिट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा था। आज पढ़ लेते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसे हिंदी में विचलनशीलता के मान कहते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि आप केवल ये याद करिए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हैं वो कौन कौन से हैं, वैसे ही आप याद कर लीजिए कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कौन कौन से हैं। लेकिन उनके नाम बताने से पहले हम पहले ये बता देते हैं कि विचलनशीलता के मान आखिर होते क्या हैं। जिस तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मान होते हैं वो प्राप्तांकों की केंद्र की स्थिति को बताते हैं कि लगभग बीचों बीच क्या स्थिति है, वैसे ही मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो हैं, विचलनशीलता के जो मान हैं, वो बताते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है उसका फैलाव कहाँ तक है। जैसे अगर 5 बच्चे हैं और पांचों के किसी पेपर में 18 नंबर आ गए, आपने टेस्ट लिया 20-20 नंबर का और 5 बच्चे हैं, 18 नंबर आ गए हर बच्चे के, उनका आपने मीन निकाला तो 18 आएगा। लेकिन मोड निकाला तो भी 18 आएगा। लेकिन मान लीजिए बच्चों के स्कोर 17 हो, 18 हो और 19 हो, तो मीन तब भी 18 आ जाए। लेकिन फर्क तो हुआ कि अब प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक है, 17 से 19 तक है। ऐसे ही अगर हमने 100 नंबर का पेपर लिया और हमने पूरा इस लिस्ट तैयार करी तो नंबर बच्चों के आए 10 नंबर से लेकर 90 नंबर तक। तो विचलनशीलता की माप इसी रेंज को की ओर इशारा करती है। वो बताती है कि प्राप्तांकों का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। खैर, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ये सब ज़रूरत नहीं है, केवल हमने समझाने के लिए बता दिया इतने शॉर्ट में। तो अगर आपसे फैलाव शब्द आ जाता है, प्राप्तांकों का फैलाव, और फिर कोई प्रश्न आता है और पूछ दिया जाता है प्राप्तांकों के फैलाव को क्या कहते हैं, ऐसा कोई प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, तो आप वहाँ पर विचलनशीलता के मान को सही लगा देंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। तो एक पॉइंट तो आपको याद करने का ये हो गया कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ये बताते हैं कि प्राप्तांकों में पारस्परिक विभिन्नता कितनी है या प्राप्तांकों का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। अब दूसरी बात कि इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम याद कर लीजिए सीधे से सीधे, क्योंकि बहुत संभावना ये प्रश्न आने की है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता की माप है, या पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता का मान नहीं है, या पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विचलनशीलता के मान हैं और ABC सही है, BCD सही है, ABCD सही है, सारे सही हैं, इस टाइप का प्रश्न। तो नाम याद कर लीजिए। पहला है प्रसार, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, हिंदी अंग्रेजी दोनों बता रहे हैं। दूसरा है चतुर्थांक विचलन, हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद मानक विचलन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं। इसके अलावा औसत विचलन या माध्य विचलन हो, एक ही बात है, अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज डेविएशन। इसके अलावा एक और आप याद कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिंदी में कहते हैं विचलनशीलता गुणांक। और प्रसरण, हिंदी प्रसरण है और इंग्लिश वेरिएंस। तो ये आपने नाम याद कर लिए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जो प्रसार है रेंज, उसका आप केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो याद कर पाते हैं उन्हें फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा प्राप्तांक माइनस सबसे छोटा प्राप्तांक धन 1। अब ये आप किताब खोलेंगे, लिखा होगा, याद कर लीजिए, इतना ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है फॉर्मूला दे दें कि निम्नलिखित में से क्या फॉर्मूला है। अब आता है चतुर्थांक विचलन, तो इसका एक नाम और भी है,
नाम क्या है? हिंदी में है अर्धांतर चतुर्थांक प्रसार। बड़ा भारी अंग्रेजी है, वो हिंदी है। अर्धांतर चतुर्थांक प्रसार, उससे अंग्रेजी ज़्यादा आसान मालूम देगी क्योंकि अंग्रेजी का अभ्यास अधिक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर ये भी लिखा है तो वो चतुर्थांक विचलन ही है। याद कर सको तो फॉर्मूला याद करो, Q बराबर Q3 माइनस Q1/2, इतना आ जाए, काम चलना चाहिए। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। सर्वाधिक संवेदनशील और स्थायी विचलनशीलता की माप है ये। जैसे सर्वाधिक संवेदनशील और स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मध्यमान को कहते हैं, वैसे ही सर्वाधिक संवेदनशील अंग्रेजी में कहते हैं सेंसिटिव, और स्थायी स्टेबल विचलनशीलता की माप कौन सी है? वो है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला फिर कहते हैं, जिसकी क्षमता हो जरूर से याद कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है x माइनस एम होल स्क्वायर अपॉन n, और फिर पूरे का वर्गमूल अंडर रूट, याद कर लो। अब आता है एवरेज डेविएशन, तो इसका भी फॉर्मूला जो याद कर सकते हैं वो याद कर लें। x माइनस एम, उसका मॉड समेशन, और फिर अपॉन n याद कर लीजिए। अब अगर कोई नहीं याद कर पा रहा है तो भाई अब इसमें क्या बताया जाए, तो इसीलिए साल भर पढ़ा जाता है, लेकिन याद अगर फॉर्मूला हो जाता है तो अच्छी बात है। विचलनशीलता गुणांक, इसे भी याद कर लो। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी में मध्यमान से भाग दे के 100 से गुणा करते हैं तो विचलनशीलता गुणांक आ जाता है सिग्मा अपॉन एम इंटू 100। क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रायः सिग्मा से डिनोट करते हैं। और देख लें तुम लोगों को क्या बता दें, हाँ एक याद वो वेरिएंस बताया था। वेरिएंस विचलन, जो मानक विचलन होता है उसके वर्ग को वेरिएंस कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। तो ये लाइन याद करो कि मानक विचलन का जो वर्ग है वो प्रसरण है। इतना याद कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी याद कर सकते हैं। याद करें कि विचलनशील वो मानक विचलन जो है उसका जो वर्ग होता है वही प्रसरण है, यानी स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक हो गई बात। अब देख लें क्या रह गया। हाँ एक चीज़ और याद कर लीजिए, वो है कि अगर किसी कांस्टेंट को, ये बात हमने मध्यमान के बारे में भी बताई थी, सारे के सारे प्राप्तांकों से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो विचलनशीलता के मानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी कांस्टेंट नंबर को सारे के सारे प्राप्तांकों से, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के सारे प्राप्तांकों से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप मान लीजिए अंग्रेज़ी के टीचर हैं, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, आपने उनका सबका टेस्ट लिया और टेस्ट लेके एक लिस्ट बना ली उनकी, तो 100 नंबरों की आपको लिस्ट मिल गई। इतना सब ने किया तो सबको पता होगा क्योंकि सब पढ़ाते हैं, सब ने ये लिस्ट बनाते रहते हैं। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा आ गया अंग्रेज़ी के मार्क्स का बच्चों के। अब अगर आप को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपने निकाल लिया, जो फॉर्मूला है लगाया और निकाल लिया। लेकिन अगर इसी में सब बच्चों के नंबरों में 5 जोड़ दिया जाए या 5 घटा दिया जाए, फिर कोई पूछे कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा या कितना क्वार्टाइल डेविएशन होगा या कितना वेरिएंस होगा, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके मानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट को सारे प्राप्तांकों से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तब क्या होगा? तब क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी कांस्टेंट से गुणा और भाग हो जाते हैं। जैसे
अगर आप अंग्रेज़ी के आपके नंबर, हमने आपको बताया, आपने लिस्ट बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा तैयार किया और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन आपने निकाल लिया और फिर सारे अंकों को 5 से गुणा कर दिया या 5 से भाग दे दिया। अब आपसे कोई कहे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पहले क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन था उसी में केवल 5 से गुणा कर दीजिए या 5 से भाग दे दीजिए। जो आंसर आएगा वही पूरे जो प्राप्तांकों में एक नंबर से गुणा करने पर आएगा वही के सारा, और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। लेकिन वेरिएंस के साथ ऐसा नहीं होगा। वेरिएंस अगर आपसे पूछा जाएगा तब जो प्राप्त स्थिरांक से गुणा किया जाएगा या भाग दिया जाएगा उसके वर्ग से आपको वेरिएंस में गुणा या भाग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो हमने आपको बताया, आपने 100 बच्चों के नंबरों की लिस्ट बनाई। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन वेरिएंस कैलकुलेट किया तो वेरिएंस अगर आपका मान लीजिए 60 आया और फिर सारे प्राप्तांकों में से 5 का गुणा किया गया या 5 से भाग दिया गया, तो आप वेरिएंस जो पहले नंबरों का आया था उसमें 25 से गुणा करेंगे या 25 से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो उत्तर होगा। तो क्या क्या याद करना है इसमें, हमने आपको जो अभी बताया, अब हम फिर से पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिए। और इसी वीडियो में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बता देंगे, क्योंकि भाई वीडियो बना पाते नहीं हैं कि भाई हम रोज़ रोज़ बना पाएँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, पहले यही मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बता देते हैं। तो क्या याद करना है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के जो मान होते हैं वो ये बताते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, या प्राप्तांकों में पारस्परिक भिन्नता कितनी है, कितना उनमें आपस में डिफरेंस है, रेंज को प्रदर्शित करते हैं ये। अब कौन कौन से हैं? प्रसार, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, औसत या माध्य विचलन, अंग्रेजी में एवरेज डेविएशन, विचलनशीलता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और प्रसरण वेरिएंस। और आपको क्या याद करना है? किताब खोलिए, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद हो जाएं तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद करना है कि सर्वाधिक संवेदनशील और स्थायी विचलनशीलता की माप कौन सी है, तो उत्तर है स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में कहते हैं मानक विचलन। इसके अलावा एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यदि सभी प्राप्तांकों को किसी स्थिरांक से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहेंगे इन तीनों के मानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेम बने रहेंगे। लेकिन अगर सभी प्राप्तांकों को किसी स्थिरांक से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तब इनके मानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चतुर्थांक विचलन और मानक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी स्थिरांक से, कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रसरण होगा वेरिएंस, तो वो उसी कांस्टेंट नंबर के स्क्वायर से, वर्ग से गुणा और भाग हो जाता है। जैसे हमने बताया कि सारे नंबरों में अगर 5 को जोड़ा और घटाया जाए तो इन क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सारे प्राप्तांकों को 5 से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी 5 से भाग दे देंगे तो हमें उत्तर में आ जाएगा, गणना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए हमें 5 के वर्ग यानी 25 से गुणा करना पड़ेगा और 25 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारे पास उत्तर आएगा। इतना आप याद करिए
मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपका काम चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में, सामान्य प्रायिकता वक्र। अब ये क्या है, समझ में ही नहीं आया, ये तो है ही क्या चीज़, कुछ नहीं, सबको पता है ये क्या है। जैसे कि हमने कहा कि आप अंग्रेजी के टीचर हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, XYZ किसी भी सब्जेक्ट में, 100 बच्चों का आपने पेपर लिया और उसकी लिस्ट तैयार कर ली। पेपर आपका 100 नंबर का था, 0 नंबर कितने बच्चों के आएंगे? सारे बच्चों को 0 आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर पेपर ठीक ठाक है, बहुत कोई हार्ड नहीं है या बहुत अजीबोगरीब नहीं है, सारे बच्चों के 0 या 2, 4 नंबर नहीं आएंगे, या सारे बच्चों के 80, 90, 100 नंबर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 0 से 20 तक नंबर होंगे, और बहुत कम बच्चे होते हैं, अगर पेपर ठीक से बनाया गया तो 80 से 100 के बीच नंबर होंगे। ज़्यादातर बच्चों के नंबर एवरेज आते हैं, और उसमें भी बहुत आप देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चों के नंबर 50 से लेके 70, 60, 70 तक के नंबर होते हैं। बहुत कम नंबर भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं आता। अब लिस्ट आपके पास 100 नंबरों की, अब इसी को आपने ग्राफ पर बनाया। अब भाई जिसे ग्राफ की जानकारी होगी वो हमारी बात को समझ पाएगा। किताब खोल लो, उसमें एक ग्राफ टाइप बना भी होगा सामान्य प्रायिकता वक्र का। तो जब आप वो ग्राफ बना लेंगे तो आपको एक घंटे जैसी आकृति दिखेगी। यही कहलाता है सामान्य प्रायिकता वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो आपके कोर्स में है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा ऐसी टेंडेंसी रखता है कि जिसमें अधिकांश प्राप्तांक बीच में होते हैं और किनारों पे कम कम प्राप्तांक होते हैं, वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। अगर बहुत हार्ड पेपर आपने बना दिया तो 50 से ऊपर बहुत कम बच्चों के नंबर आएंगे, तब वो डाटा में ये वाली बात नहीं आएगी जो हमने कही। या बहुत आसान पेपर बना दिया तो सबके नंबर 50 के ऊपर आ गए। हम सामान्य गुण की बात कर रहे हैं, सामान्य एवरेज ठीक ठाक पेपर बने। आप ही का ये पेपर हो रहा है, अगर सामान्य रूप से ठीक पेपर आपका जब आएगा तो आप ही देखेंगे कि बहुत हाई स्कोर बहुत कम बच्चे करेंगे, बहुत ख़राब स्कोर भी बहुत कम बच्चों के होंगे, ज़्यादातर बच्चे एवरेज परफॉर्म करते हैं। अब चलो एक एग्ज़ाम्पल ये हमने लिया, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। 500 लोग इकट्ठा हैं कहीं और ये हुआ गाना गा। अब सबसे गाने के लिए कहा गया सबको गाना गाना। कुछ लोग होंगे जो बेहतरीन होंगे, कुछ लोग होंगे जो इतना बुरा गाते होंगे कि चलो कुछ गा ही नहीं पा रहे हैं या सुनने योग्य ही नहीं। बाकी ज़्यादातर लोग कैसे होंगे, जो सामान्य रूप से ठीक ठाक गाना गा लेते हैं। अब आप इसी का स्कोर तैयार कर लीजिए, मान लीजिए किसी तरह से, और फिर आप ग्राफ इसमें बनाइए, तो आपके को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व मिलेगा, यानी बीच में अधिकांश आपके प्राप्तांक विद्यमान होंगे। खैर, इस में ये तो कमी है कि भाई दिखा के बताना चाहिए, या ब्लैक बोर्ड पर बताया जाए, या फिर जिसको बोलते हैं भाई कोई तरीके से बताया पढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी हम जो बता रहे हैं आपका काम इससे चलेगा। अब आपको याद क्या करना है, मैडम मेन बात पर आ जाइए कि याद क्या करना है। तो याद कर लीजिए कि इसको जो ज्ञात किया था वो अब्राहम डीमाइवर ने ज्ञात किया था, इसीलिए इसे डीमाइवर कर्व भी कहते हैं। मैथ्स वाले होंगे उन्होंने ये नाम सुना होगा। और इसकी विशेषताएं याद करो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषताएं याद करो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले याद कर लो कि जो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन
जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका मीन मीडियन मोड समान होता है। एक जैसा होता है मीन मीडियन मोड, एक समान होता है। इसमें दो मोड नहीं होते या कई सारे मोड नहीं होते, एक ही मोड होता है और मीन मीडियन मोड का मान समान होता है। अब इसकी विशेषताएं जो हम बोल रहे हैं वो याद कर लो। एक, ये बेल शेप्ड होता है, घंटाकार होता है। यूनिमोडल होता है यानी एकल बहुलांकी होता है। सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। जो मैथ्स के होंगे वो समझ रहे होंगे, अगर बीच से रेखा खींची जाए तो दोनों तरफ प्राप्तांकों का वितरण समान होता है। और मीसोकुर्टिक होता है, हिंदी में बोलते हैं सामान्य वक्रता वाला होता है। बहुत नुकीला नहीं होता है, बहुत चपटा नहीं होता है, यानी सामान्य वक्रता वाला होता है, मीसोकुर्टिक होता है। तो इसकी हमने 5-6 पॉइंट अभी तक बताए। पहला कि इसकी खोज अब्राहम डिमाइवर ने की है, इसीलिए इसे डिमाइवर कर्व कहते हैं। दूसरा, याद कर लीजिए इसकी विशेषता कि ये यूनिमोडल होता है, एकल बहुलांकी होता है, बेल शेप्ड होता है, घंटाकार होता है, सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है और मीसोकुर्टिक यानी सामान्य वक्रता वाला होता है। जो शब्द हम बता रहे हैं नहीं भी समझ में आए याद कर लो, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं हैं और आपसे ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। इसका एक गणितीय समीकरण होता है, जो याद कर पाएंगे वो समीकरण याद कर लेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद कर लेनी चाहिए कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है इसलिए इसका विषमता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है। ये याद कर लो, ज़्यादा समझने के प्रयास में न पड़ो, सीधे सीधे ये पॉइंट्स याद कर लो। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होने का मतलब ये होता है कि प्राप्तांक दोनों ओर समान रूप से वितरित हैं, ना तो कर्व धनात्मक रूप से विषम है और ना ऋणात्मक रूप से, इसलिए ये विषमता गुणांक इसका 0 होता है। इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है। एक पॉइंट और याद करिए, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, हिंदी में कहते हैं वक्रता गुणांक। तो हमने आपको बताया ही मीसोकुर्टिक होता है, सामान्य वक्रता वाला होता है। उसी को नापने का ये एक जिसको कहते हैं पैमाना टाइप समझ लीजिए कि होता है। इसका एक मान होता है, आप याद कर लीजिए कि इसका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस वक्रता गुणांक कितना होता है, 0.263। याद करने वाली बातें हैं, याद कर लो। हम भी बिल्कुल जैसे वो ऑब्जेक्टिव पेपर बताते हैं ना सब, तो वैसे ही हम ये बता दे रहे हैं। 0.263 ये होता है। वैसे 3 तरह के वक्र होते हैं, मेसोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक और प्लेटिकुर्टिक, लेकिन अब ये सब इतना समझने का आपके पास समय नहीं है। आप सीधे सीधे इसका मान याद कर लीजिए, वैल्यू याद कर लीजिए। ये 0.263 अगर आपसे पूछा गया तो आंखें बंद करी और बस 0.263 पर निशान लगा दें। इसके अलावा और एक चीज़ याद कर लीजिए, ये अनंत स्पर्शी होता है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे आप जितना बड़ा ग्रुप ले लीजिए, ना तो बहुत श्रेष्ठ की कोई सीमा होती है और ना ही बहुत निकृष्ट की कोई सीमा होती है। इसीलिए कारण से ये कभी भी अक्षों को स्पर्श नहीं करता है, अनंत स्पर्शी होता है। जो ये XY एक्सेस होते हैं उनको स्पर्श नहीं करता, अनंत स्पर्शी होता है। और ज़्यादा हम बहुत कुछ बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैम क्या कह रही हैं, क्योंकि या तो इसके लिए विस्तार से क्लास ली जाए तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिर एक आध कमेंट आ जाते हैं कि मैडम समझ नहीं आया, तो भाई अब समझना बड़ा मुश्किल बात है। इतना आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद कर लीजिए कि चतुर्थांकों में समान अंतर होता है।
अब ये चतुर्थांक पता होंगे तभी बता सकते हो। Q3 में से मीन घटाओ, मीडियन को घटा दो, और मीडियन से Q1 को घटाओ, जो मान होता है वो समान आता है। और इसके अलावा एक पॉइंट ज़्यादा जो याद कर ले जाएं वो याद कर लें, चतुर्थांक विचलन और इसके मानक विचलन में जो संबंध होता है, Q इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, या सिग्मा इज इक्वल टू 1.482Q, 1.482Q ये होता है। अब याद करने का एक पॉइंट तो और है, वो क्या है, ये बिल्कुल रटोगे। जो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर पढ़े नहीं हो तो सिर्फ पॉइंट्स रटने के सिवा कोई और चारा नहीं है। वो है कि ये प्राप्तांक, एक ये सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बताए दे रहे हैं, +-1 सिग्मा के अंदर कितने प्राप्तांक होते हैं। तो नाम याद, तो संख्या याद कर लो, 68.26 प्राप्तांक। ऐसे ही पूछा जा सकता है प्लस-माइनस मध्यमान से +-2 सिग्मा के बीच कितने प्राप्तांक होते हैं। तो याद कर लो 95.44% प्राप्तांक होते हैं। मध्यमान से +-3 सिग्मा के बीच कितने प्राप्तांक होते हैं, तो 99.74% प्राप्तांक होते हैं। ये क्या चीज़ है, हमने बताया ना कि जैसे अगर आपने 100 बच्चों का पेपर लिया तो बहुत लो रेंज में बहुत कम लोग आएंगे, बहुत हाई रेंज में बहुत कम लोग आएंगे। तो अगर जैसे आपने बच्चों का पेपर लिया तो मध्यमान आया 65, यानी केंद्र में सबसे बीच का पॉइंट हो गया 65। अब 65 से ये एक नाप होती है, जैसे आप ये मीटर से नापते हैं चीज़ें, मीटर से, सेंटीमीटर से, ऐसे ही ये समझ लीजिए +-1 सिग्मा इसमें रेंज होती है, उसके बीच कितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो जब +-1 सिग्मा होता है, रेंज होती है, तो उसके बीच 68.26% स्कोर्स आ जाते हैं। यानी कि जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 500 लोग हैं और आपने उनके कोई विशेषता का मापन किया, मान लीजिए गाना ही गाने का आपने मापन किया, तो जो एवरेज लोग होते हैं +-1 सिग्मा के बीच 68.26% लोग होते हैं। प्लस-माइनस मध्यमान से +-2 सिग्मा के बीच 95.44% लोग होते हैं, और मध्यमान से +-3 सिग्मा के बीच 99.74% लोग होते हैं। अब जो हमने आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में बताया, इतना अगर आपने ध्यान से याद कर लिया, किसी भी तरह रो के गा के जैसे भी याद किया, याद कर लिया, तो संभावना है कि आपको सब प्रश्न मिल जाएंगे। अब हम फिर से बताए दे रहे हैं क्या क्या याद करना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसके जो प्राप्तांक होते हैं वो सामान्य रूप से वितरित होते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपने 100 बच्चों का पेपर लिया, तो ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो 50, 60, 70 ऐसे नंबर पाते हैं। 0 से 10 नंबर या 20 नंबर बहुत कम बच्चों के आते हैं अगर पेपर एवरेज है, और 80 से या 90 से 100 के बीच भी बहुत कम बच्चों के नंबर आते हैं, ज़्यादातर बच्चों के नंबर बीच में रहते हैं। तो जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि केंद्र पर प्राप्तांक अधिक होते हैं, किनारों पर प्राप्तांक कम होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सामान्य वितरण कहलाता है हिंदी में। और उसको जब हम ग्राफ पर बनाते हैं तब हमें एक कर्व प्राप्त होता है, वो कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं कर्व की, सीधे सीधे सवाल आएगा, बहुत अंदर से सवाल, जितना मेरा इतने वर्षों के पढ़ाने का अनुभव है
वो कहता है कि अंदर से सवाल नहीं आना चाहिए, विशेषताएं आप याद कर लीजिए, आप प्रश्न पत्र हल कर ले जाएंगे। तो कौन कौन सी विशेषता हमने बताई? पहली विशेषता हमने बताई कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको जब हम ग्राफ पर बनाते हैं तो जो हमें वक्र प्राप्त होता है, कर्व प्राप्त होता है, वो बेल शेप्ड होता है, उसकी आकृति घंटे के जैसी होती है, घंटाकार आकृति होती है, यूनिमोडल होता है, उसका मोड एक ही होता है, एक बहुलांक होता है। दूसरी बात, वो सामान्य वक्रता वाला होता है, अंग्रेजी में मीसोकुर्टिक कहते हैं। मतलब मीसोकुर्टिक शब्द याद करो, जहाँ लिखा हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो वहाँ वही टिक मार देना, वही सही हो जाएगा। और सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, यानी कि जब हम ग्राफ पर प्लाट करते हैं और बीच से अगर हम कोई रेखा खींच दें तो प्राप्तांक दोनों तरफ समान रूप से वितरित होते हैं। इसका एक गणितीय समीकरण होता है, मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन होती है, याद कर मिले तो याद कर लो। इसके जो केंद्रीय मान होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के होते हैं तो इसके भी होते हैं, तो उनका मान समान होता है। ऐसा नहीं होता कि मध्यमान कुछ होगा, माध्यिका कुछ होगी और बहुलांक कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों मान एक समान होते हैं। एक पॉइंट याद करो कि विषमता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका 0 होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व होता है। इसके अलावा एक बात आप याद कर लीजिए कि इसका जो वक्रता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, उसका मान 0.263 होता है। रट डालो, 0.263 होता है। क्यों? क्योंकि ये मीसोकुर्टिक होता है। इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि अनंत स्पर्शी होता है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इसका होता है, ये कहीं भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि इसके चतुर्थांकों में समान अंतर होता है। तृतीय चतुर्थांक से माध्यिका को घटाएं तो जो मान आएगा वो वही मान होगा जो माध्यिका से प्रथम चतुर्थांक को घटाने पर आएगा। इसके अलावा आप याद कर लीजिए इसके चतुर्थांक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन और मानक विचलन में क्या संबंध है? तो क्वार्टाइल डेविएशन और इसमें जब आप संबंध याद करेंगे तो Q इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, और अगर दूसरा एक है सिग्मा इज इक्वल टू 1.482 Q। वैसे ये काफ़ी वैसी बात है, चलो, लेकिन आ सकती है। इसके अलावा आप याद करेंगे कि मध्यमान से ±1 सिग्मा तक 68.26% प्राप्तांक होते हैं। बस ये याद कर लो। उसमें अगर अपना प्रश्न आ गया कि सामान्य प्रायिकता वक्र के ±1 मध्यमान से ±1 सिग्मा तक कितने प्राप्तांक होते हैं, तो 68.26% प्राप्तांक होते हैं। मध्यमान से ±2 सिग्मा का जो रेंज होता है उसमें 95.44% प्राप्तांक होते हैं, और मध्यमान से ±3 सिग्मा के बीच 99.74% प्राप्तांक होते हैं। इतना याद करो। वीडियो बड़ा हो गया है, बड़ा हमने इसलिए बनाया कि अगर हम एक बनाकर छोड़ देंगे तो फिर भाई कब हम बना पाए हम नहीं कह सकते हैं, और भाई बहुत ज़्यादा हम नहीं बना पाते हैं। आप लोगों को बहुत जगह से वीडियो मिल रहे हैं, तो जो आपको ठीक लगे आप उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। हमारा युवा वर्ग है जो वीडियो तरह तरह के बना रहा है, निश्चित तौर पर प्रशंसा का कार्य है उनका, और उससे भाई नए विद्यार्थियों को मदद मिली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं भाई, जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और भाई रात दिन की मेहनत पढ़ाई है तो लगती ही लगती है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने हमको वो भेजे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये देख लीजिए मैडम ठीक हैं कि नहीं। तो उसमें हमारा इतना ही कहना है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं से वो प्रश्न मुझे लगता है कि आए हैं, क्योंकि जो प्रश्नों की सीरीज़ है, मेरे पास कई प्रश्न आए, उनमें बहुत से असंबद्ध प्रश्न भी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भाई अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ में अन्य टॉपिक कोर्स में हैं, तो जब उन्होंने जिसने भी बनाए होंगे तो उसने तो पूरा कंटेंट ध्यान में रखते हुए बनाए होंगे प्रश्न। तो अगर आपको ऐसे जो सीरीज़ मिल रही हैं उनमें आप वही प्रश्न तैयार करें जो प्रश्न आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। बाकी जो प्रश्न हैं आप देख लें, जो प्रश्न आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उन्हें तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान देंगे, क्योंकि देखा हमने और जगहों भी करिकुलम से रिलेटेड जो सिलेबस चल रहा है उसमें और टॉपिक्स भी हैं, तो वो उसमें बीच बीच में उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप तैयार करें तो अपने टॉपिक को पढ़ लिया, तो मॉडल्स अब जैसे करिकुलम डेवलपमेंट है तो उसके जो प्रश्न हैं वो तैयार किए, अन्य टॉपिक्स के हैं तो वो आपने छोड़ दिए, स्टैट्स के हैं वो तैयार करिए। और भाई अब जब ऐसी वो आया है कि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपको जहाँ से मदद मिल रही है आप लीजिए। और बहुत से लोग जो वीडियो बना रहे हैं काफ़ी अच्छे बनाए भी हैं कई लोगों ने, उनको देख लेने में कोई भाई बुराई भी नहीं है, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहना, क्योंकि वीडियो सुनना भर पर्याप्त नहीं है, आपको कितना याद हुआ महत्व इसका है। हमारा ये वीडियो आपने सुन लिया, लेकिन जब वहाँ प्रश्न आया तो याद क्योंकि नहीं किया था, तो इसलिए आपको दिमाग में नई बात आई। तो वीडियो सुनिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टॉपिक को रिलेशन से रिलेटेड बचा है, उस पर भी एक वीडियो ज़रूर अब कल परसों तक बना देंगे। और भाई देखो कितना समझ में आता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।